जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के पिछले अंक में हमारे विशेषज्ञ निरंजन जुआ जैन जी ने आपको जानकारी प्रदान की थी कि कैसे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण है और क्या क्या नियम है इन योजनाओं के। आज इस कार्यक्रम के अंक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नेशनल पोर्टल में इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये तमाम जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अल्पसंख्यक विषय के विशेषज्ञ निरंजन जुआ जैन जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हैं वो इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन योजनाओं के लिए आवेदन करते हुए। मैं आदिनाथ टीवी के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का स्वागत करता हूं। उपेंद्र जी, आपने प्रश्न किया कि एनएसपी पर किस तरीके से आवेदन होगा, उसका विवरण मैं प्रस्तुत करूं। तो जैसा मैंने पिछले अंक में कहा था, नेशनल पोर्टल पर ही सभी छात्रवृत्ति योजनाओं में, चाहे विद्यार्थी पहली कक्षा का हो या एमफिल पीएचडी तक अध्ययन कर रहा हो, उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल पोर्टल पर ही करनी होगी। हम आपको दिखा रहे हैं सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन नेशनल पोर्टल पर ही होती है और इसमें हमें नेशनल पोर्टल से ही ये ज्ञात होता है कि एप्लीकेशंस डेट कब खुल रही हैं, कब बंद हो रही हैं और इसके अलावा इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले अंक में आपसे चर्चा की थी कि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते ही ये इंस्टीट्यूट के अकाउंट में चली जाती है और इंस्टीट्यूट को वेरिफिकेशन करना होता है। तो इंस्टीट्यूट के लिए भी एप्लीकेशन वेरीफाई करने की अंतिम तिथि निर्धारित होती है। विद्यार्थियों की जिस दिन अंतिम तिथि होती है एप्लीकेशन करने की, उसके 15 दिन बाद ये तिथि स्कूल वेरिफिकेशन के लिए होती है। इसके अलावा एक और अन्य तरह का वेरिफिकेशन भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जिसे डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कहते हैं। ये एग्जैक्टली डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन क्या है, इसकी चर्चा भी मैं अभी आपसे थोड़ी देर में करने वाला हूं। साथियों, जब आप एप्लीकेशन करते हैं यानी नेशनल पोर्टल के ऊपर और उसे फाइनली सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से आगे बढ़ती है, आइए उसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही विद्यार्थी की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है, उसे एक एसएमएस आता है। एसएमएस उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज कराया हो कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी एप्लीकेशन सफलता के साथ सबमिट हो गई है। और जब इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करता है तो आपको पुनः एक एसएमएस मिलेगा कि योर इंस्टीट्यूट हैज़ वेरीफाइड योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो ये दूसरा चरण हुआ। ये विद्यार्थियों को और अभिभावकों को ये खास ध्यान रखना है कि यदि ये एसएमएस नहीं आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है और उन्हें चेक करने की आवश्यकता है। इसके बाद राज्य सरकार में ये एप्लीकेशन चली जाती है, जिसे माइनॉरिटी के नोडल ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं। इस विभाग में ये एप्लीकेशन पुनः वेरिफिकेशन होता है और इसमें डाउटफुल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो राज्य सरकार का नोडल ऑफिसर है वो वेरीफाई करके एप्लीकेशन अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को भेज देता है। ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। इस तरीके से एक विद्यार्थी को 3 एसएमएस आएंगे। पहला जब विद्यार्थी स्वयं एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, और दूसरा जब इंस्टीट्यूट ने वेरिफिकेशन किया, और तीसरा राज्य नोडल ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया। अगर ये 3 एसएमएस आपको समय से नहीं मिल रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। आपके शिक्षण संस्थान से आपको इंक्वायरी करनी होगी कि हमारी एप्लीकेशन उन्होंने आगे बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, और अगर स्टेट नोडल ऑफिसर ने रिजेक्ट की है तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, और यदि वेरीफाई करके आगे गई है तो उसका भी एसएमएस आपको प्राप्त होता है। अभी इससे अगला चरण है आपकी एप्लीकेशन का, वो ये है
कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार आपके आधार का और आपके बैंक अकाउंट का वैलिडेशन करता है, यानी उसकी स्क्रूटनी होती है, और यदि वो सब सही होता है तो उसके बाद ऐसे सभी विद्यार्थियों का जो वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है उनका मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनको पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। ये सिस्टम है, और इसके अंदर यदि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह की भी सुविधाएं नेशनल पोर्टल पर दी है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। अभी हमने बात की थी कि डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। तो ये डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन क्या होता है, आइए इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यदि उसे ये ध्यान में आता है कि मैंने ये गलती कर दी है, तो अब जो है उसके पास एक ही विकल्प रहता है कि वो इस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को या उस शिक्षण संस्थान में प्राचार्य को या प्रधानाचार्य को संपर्क करे और रिक्वेस्ट करे कि सर मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, लेकिन मैंने ये गलती कर दी, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को डिफेक्ट कर दीजिए। डिफेक्ट करने पर वो एप्लीकेशन वापस विद्यार्थी के अकाउंट में ऑनलाइन आ जाती है, जिसे विद्यार्थी अपना पासवर्ड और लॉगिन डालकर खोल सकता है और उसको रेक्टिफाई करके जो गलती हुई है उसे सुधार कर पुनः एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, जो वापस इंस्टीट्यूट के अकाउंट में चली जाएगी वेरिफिकेशन करने के लिए। इसे कहते हैं डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। ये इस तरीके के नियम हैं। अभी वैसे तो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अब कुछ वर्षों से अपलोड नहीं करने होते हैं। एक समय था, आज से कुछ 4-5 साल पहले, अलग जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पिछले अंक में बताई थी, जिसमें फ़ोटो, मार्कशीट की कॉपी, आधार की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी आदि सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट या इनकम सर्टिफिकेट, वो सब अपलोड करने पड़ते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये नियम निकाल दिया गया है। अब एप्लीकेशन की कॉपी के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा रहे हैं शिक्षण संस्थान में जहां आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपको डाउनलोड भी करना है एप्लीकेशन प्रोसेस के समय और उसे अपलोड भी करना है, जिसे कहते हैं बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे ऑनलाइन, उस समय आपको ये नज़र आएगा। बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेना है, और प्रिंट इस तरीके का आता है, यदि आप देख पाएँ तो ये इसके अंदर फ़ोटो लगाना है, और फोटो पर और नीचे जहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं रबर स्टाम्प के साथ, वहाँ जो है ये दोनों जगह पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराने हैं। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ ब्लू बॉक्स के अंदर आपको अपलोड नज़र आ रहा है, इस अपलोड के अंदर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट है उसे अपलोड करना है। उसके बाद जो है ये नीचे ग्रीन बॉक्स में आप देख रहे हैं कि फाइनल सबमिशन है, इसको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन को कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल, तो ये एप्लीकेशन जो है आगे फाइनली सबमिट नहीं होगी, ये यहीं पर रुक जाएगी। इसलिए इस सर्टिफिकेट को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये डाउनलोड भी होता है और उसके बाद अपलोड भी करना है। साथियों, ये पोर्टल का होम पेज है। इसके अंदर अभी आप देखेंगे कि एप्लीकेंट कॉर्नर है। जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले नियमों में बताया था कि विद्यार्थी पहली बार लाभ लेने जा रहा है किसी योजना के तहत, उसे रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट खुलता है, उसमें आपका नाम, आपका राज्य, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स, ये सब जो है डालनी होती है। और उसमें आपको 2 चीज़ और सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप योजना में एप्लीकेशन कर रहे हैं। उसमें आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें पहला होगा प्री मैट्रिक और दूसरा होगा पोस्ट मैट्रिक / टॉप क्लास / MCM। तो जो विद्यार्थी प्री मैट्रिक में हैं, यानी पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते समय प्री मैट्रिक क्लिक करेंगे, और अन्य विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक / टॉप क्लास / MCM है उसको क्लिक करेंगे और कैटेगरी में स्कॉलरशिप को क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन भी मांगा जाता है, आधार की जो का आपका नंबर है वो डालें
तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होने पर तुरंत आपको एक आपके स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, उसे सुरक्षित कर लें, सेव करें ढंग से, और आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना पासवर्ड बनाएं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड में नज़र आएगा, लेकिन उसको आपको चेंज करना है, और पासवर्ड किस तरीके से बनाना है उसके नियम भी आपको वहाँ बताए जाएंगे। उसके अनुरूप आप अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। इस तरीके से आपके पास अपना एप्लीकेशन आईडी भी आ गया और पासवर्ड भी आपने बना लिया। इसके बाद आप जब भी चाहें लॉगिन करके नेशनल पोर्टल को आप एप्लीकेशन फॉर्मेट खोल सकते हैं। अभी एप्लीकेशन जब आप होम पेज पर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के अंदर आपको ये ऑप्शंस बहुत सारे दिखाई देंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट खुलता है, जिसके अंदर जनरल डिटेल्स, जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में भरी है वो डिटेल्स आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होगी। कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो ग्रे कलर के होंगे, जिसके अंदर ये जो है सूचनाएं ऑटोमेटिक आपके रजिस्ट्रेशन से कैच की हुई होगी। शेष जितने भी कॉलम्स खाली हैं उनके अंदर जितने भी रेड इंक से स्टार बना हुआ वो सारे कॉलम्स आपको भरने हैं। एकेडमिक सेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि आदि, इस तरीके से आपको वो पूरा करना है। और यदि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है तो डाउनलोड करके, जैसा मैंने अभी बताया था, उसका प्रिंट लेकर आपको प्रिंसिपल से उसे सर्टिफिकेशन करवाना है और पुनः उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए अपलोड करना है। ये जो है इस तरीके के कुछ नियम हैं जो हमें समझना आवश्यक है। अब विद्यार्थी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर हमारा जो है छात्रवृत्ति का पैसा अभी तक नहीं आया। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सिस्टम है जिसे हमें समझना चाहिए कि हम पोर्टल पर जाएं, पोर्टल खोलें, वही लॉगिन करना होगा। आपका आईडी और पासवर्ड डाल के आपने किया, और जैसा मैंने अभी कहा था कि होम पेज के लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन आपको स्टेटस का नज़र आएगा। आप जब वो खोलेंगे तो आपके नाम का जो है वेलकम, आपका जो भी नाम होगा वो नज़र आएगा, और उसके बाद आपके एप्लीकेशन की क्या जो है स्टेटस अलग अलग चरण में रही है उसकी सारी जानकारी आपको यस नो में दी जाएगी। जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया न किया, उसके बाद स्टेट नोडल ऑफिसर ने किया या नहीं किया, ये सारी जानकारी जो है वो यस नो में दी जाएगी। उसके बाद आपका आधार वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ, ये सब जो है यस नो में जानकारी होगी। और उसके बाद स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, उसके अंदर जो है आप आए हैं या नहीं आए हैं तो यस नो का ऑप्शन होगा, वो उससे आपको पता पड़ेगा। यदि नो है तो आपको इसका मतलब कि इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आपकी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई है। लेकिन अगर आप उसी योजना में कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो आपको अगले साल फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना है और फ्रेश एप्लीकेशन करनी है। मैंने पिछले अंक में बताया था कि एक विद्यार्थी को यदि छात्रवृत्ति मिलती है और उस योजना में वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसे रिन्यूअल एप्लीकेशन करनी होती है। लेकिन यदि विद्यार्थी ने फ्रेश एप्लीकेशन इस वर्ष की और उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली और यहाँ स्टेटस में मेरिट लिस्ट में नो दिखा रहा है तो उसे अगले वर्ष भी फिर से रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन करना हो। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जिसका 4 साल का कोर्स होता है, उसने प्रथम वर्ष में रजिस्ट्रेशन किया और फ्रेश एप्लीकेशन की, लेकिन उसकी छात्रवृत्ति मेरिट लिस्ट, उसकी छात्रवृत्ति पास नहीं हुई, तो उसे दूसरे वर्ष, वो चाहे पास हो गया है, 50% अंकों से अधिक उसने प्राप्त किए हैं, तो वो दूसरे वर्ष भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेगा और फ्रेश एप्लीकेशन करेगा। इस तरीके के कुछ नियम हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। अभी विद्यार्थी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी एप्लीकेशन करने का काम कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से, ये देखिए आप प्ले स्टोर में जाकर NSP डालेंगे और ये अशोक स्तंभ का आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह वाला ऐप डाउनलोड करेंगे और इसके माध्यम से एक विद्यार्थी बहुत आसानी से, जो बहुत छोटे विद्यार्थी हैं वो तो स्वयं नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो विद्यार्थी 10वीं 11वीं या इससे ऊपर के कक्षाओं में शिक्षण ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी आराम से इस ऐप पर एप्लीकेशन प्रोसेस करने का काम पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अभी हमने NSP 2.0 यानी नेशनल पोर्टल पर किस तरीके से आवेदन किया जाता है उसकी जानकारी आपको दी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। आइए मैं उनकी जानकारी आप तक
देने का प्रयास करता हूँ। पहली योजना है पढ़ो परदेस। ये इंटरेस्ट सब्सिडी की योजना है। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने देश से ग्रेजुएशन किया है और अब विदेश के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल पीएचडी आदि कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये इंटरेस्ट लोन पर सब्सिडी देने की योजना है। ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आय 6 लाख रुपए से कम है सालाना, वो इसमें पात्रता रखते हैं यदि वो विदेश में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और एक पात्रता जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने शेड्यूल बैंक से लोन लिया है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो उस राशि पर, लोन की राशि जो 20 लाख से अधिक नहीं होगी। यदि आपने ज़्यादा भी लोन लिया है तो आपको सब्सिडी, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो 20 लाख रुपए तक मिलेगी। और ये कितने पीरियड के लिए मिलेगी, आइए उसे समझते हैं। कि यदि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जिसने इंजीनियरिंग यहाँ से किया और अब पीजी करने वो विदेश गया है, तो उसका नॉर्मल कोर्स में 2 साल का कोर्स होता है, यानी 24 महीने 24 मंथ्स, और प्लस एक्स्ट्रा 6 महीने। इस तरीके से कुल मिलाकर 30 महीनों की अवधि का जो ब्याज बन रहा है 20 लाख रुपए तक के लोन पर, वो केंद्र सरकार द्वारा बैंक को आपके अकाउंट में, यानी विद्यार्थी के अकाउंट में भर दिया जाएगा। इस योजना में विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ बैंक मैनेजर को, जहां से आप लोन ले रहे हैं, ये कहने की आवश्यकता है कि हमें पढ़ो परदेस योजना में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ लेना है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार तक आपकी ये एप्लीकेशन बैंक ही स्वयं पहुंचाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी दूसरी योजना है नई उड़ान। नई उड़ान योजना के तहत ऐसे प्रत्याशी जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करने पर एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लेकिन वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए या प्रत्याशियों के लिए होंगी जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है। ये सारी योजनाएं मैं पुनः स्पष्टीकरण कर दूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों या प्रत्याशियों के लिए है। इसमें यदि आपने आईएएस के लिए, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किए हैं, चाहे वो आईएएस के लिए हो, आईपीएस के लिए हो या अन्य किसी कैडर के लिए हो, तो आपको आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की गजेटेड पोस्ट के लिए आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया है, जिसे कहते हैं राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए, तो उसमें एक मुश्त आर्थिक सहायता 50,000 की है। और यदि नॉन गजेटेड पोस्ट है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम पास की है, तो उसके लिए 25,000 रुपये तक की एक मुश्त सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंदर कुछ नियम हैं, आइए उन्हें समझते हैं। कि ये बेनिफिट एक बार ही मिलेगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस की तैयारी में प्रीलिम्स पास करने पर मेंस में अगर क्लियर नहीं हुए तो दोबारा से आपको प्रीलिम्स देना होता है। इस तरीके के ये सारे जो है नियम हैं। तो ये जो लाभ है इस योजना में, जिसका नाम नई उड़ान योजना है, सिर्फ एक बार आपको ये लाभ मिलेगा। और कहीं से आपने किसी अन्य योजना में इस तरीके का लाभ न लिया हो, ये भी जो है नियमों के तहत है। जिस दिन परिणाम आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है, 30 दिन विदिन 30 डेज आपको एप्लीकेशन करनी है। और ये आप देख रहे हैं रेड इंक के अंदर www.naiudan-moma.gov.in, इस पर जाकर आपको एप्लीकेशन करनी है। एक योजना है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जो कैंडिडेट्स एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है। और एमफिल करने वाले विद्यार्थियों को या कैंडिडेट्स को 31,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती है। और पीएचडी करने वाले कैंडिडेट्स को 35,000 पर मंथ की फेलोशिप देने का प्रावधान है। ये यूजीसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुरूप ये फेलोशिप दी जाती है। इसमें वो कैंडिडेट्स जिनके परिवार की आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं है एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने एमफिल या पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है और उन्होंने साथ में नेट एग्ज़ाम पास किया है। नेट एग्ज़ाम पास करना जो है ये पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो एमफिल पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर नेट एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो वो इस योजना, जिसका नाम मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, उसमें पात्रता नहीं रखेंगे। इसमें यूजीसी के नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं और नेट का रिज़ल्ट आने पर स्वतः ही,
क्योंकि आपने एप्लीकेशन के अंदर आपकी कैटेगरी जो है वो जनरल जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी बताई है, तो ये जो है स्वतः ही आपका सिलेक्शन इस योजना के तहत हो जाएगा। इस तरीके की अब जो है प्रावधान कर दिए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में एक योजना है एजुकेशन लोन की। नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों और व्यवसायियों को कर्ज देने का, ऋण देने का काम करता है और कम ब्याज दर के ऊपर लोन दिया जाता है। ये योजना बहुत सारे राज्यों में चल रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि जिनमें ये योजना नहीं चल रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ये योजना नहीं चलती है, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की अवश्य है, किंतु ये योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलती है। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं, वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरीके के कुछ राज्य हैं जहां पर ये योजना प्रभावी तरीके से है। इसमें भी जो विद्यार्थियों की आय का जो धोरण है वो 8 लाख रुपए तक का है। 8 लाख यदि परिवार की आय है तो ऐसे विद्यार्थी एजुकेशन लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में हालांकि प्रावधान 20 लाख रुपए तक लोन देने का है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कोर्स में 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। तो ये योजना के लिए आप राज्य के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें या आदिनाथ टीवी को लिखें कि आप किस राज्य से हैं और आपके यहाँ ये योजना चल रही है या नहीं चल रही है, जिसका जवाब हम आपको देंगे। जब हम बात कर रहे थे कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट किसी भी योजना में लाभ लेने के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और मैंने ये भी समझाया था कि स्टूडेंट या बेनिफिशियरी सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी अगर प्लेन कागज़ पर सिग्नेचर करके देता है तो वो मान्य होता है। तो ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट को भर के और विद्यार्थी या कैंडिडेट सिग्नेचर करता है या जो लाभार्थी है वो सिग्नेचर करेगा और एप्लीकेशन के साथ अटैच करेगा या अपलोड करेगा, तो ये जो है मान्य रहेगा। इसे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी की तो नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसी योजनाएं हैं आपकी जानकारी के लिए कि CSR जिसे कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विभिन्न औद्योगिक गृह या कॉरपोरेट हाउसेस या कुछ और भी अन्य संस्थाएं, बैंक आदि इस तरह की CSR के तहत छात्रवृत्ति की योजनाएं संचालित करती हैं और इन योजनाओं के अंदर हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें एक एडवांटेज ये भी है कि जो इनकम का क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज़ हैं। वो विद्यार्थी जो अगर पात्रता में आते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अधिकांश ये योजनाएं जो हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। इसमें कुछ ऐसी भी योजनाएं होंगी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए है, कुछ ऐसी योजना कि MBA कर रहे हैं या फिर MBBS कर रहे हैं, या कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ छात्राओं के लिए है। तो ये योजनाएं जो हैं हम आसानी से इनको ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कहाँ है। इसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं आपको कि आप बड़ी BUDDY बड़ी 4 न्यूमेरिकल 4 study.com और दूसरा vidyasarathi.co.in, इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके लिए सूटेबल कौन सी स्कीम है, चाहे वो छात्रवृत्ति की हो या लोन की योजना हो, वो सब आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकेंगे। इस तरह की योजनाएं हम भी इसके फ्लायर्स आदिनाथ टीवी के माध्यम से अब आपको ये सूचनाएं भी समय समय पर प्रसारित और प्रचारित करते रहेंगे, टेलीकास्ट करते रहेंगे। इस तरह की ये योजनाएं हैं। विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, पिछले अंक में और आज हमने विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभों के बारे में चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप आदिनाथ टीवी को लिख भेजें। ये आपको हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर ये जानकारी, आपके प्रश्न अवश्य भेजें। हमें प्रसन्नता होगी आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने में। धन्यवाद। हमारी सेवाएं भविष्य में भी आपको उपलब्ध रहेंगी। थैंक यू।
तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ निरंजन जुआ जैन जी ने आपको जानकारी प्रदान की, वो भी विस्तार से, कि कैसे आप नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए। साथ ही साथ अधिक जानकारी आपको अन्य योजनाओं पर भी दी। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।